हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, यानी कि हमने अपने बाल विकास के ब्रांच को स्टार्ट किया है। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने जो देखा था वो विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था। हमने ज़्यादा कुछ नहीं समझा था, बस हमने उसके ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है और कितनी अवस्थाएँ होती हैं, इसी पर हमने चर्चा किया था। लेकिन आगे की क्लास में हम इसके जो विकास के सिद्धांत हैं, जो विकास की अवस्थाएँ हैं, विकास की अवस्थाओं को और डिटेल में समझेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम देखेंगे विकास में जो इसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उसमें आपने वंशानुक्रम और वातावरण को देखा था। तो आज उसी के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे वंशानुक्रम। आपको पता है कि व्यक्ति के विकास में जो प्रभावित करने वाले तत्व थे, उसमें हमने वंशानुक्रम और वातावरण को भी देखा था। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में 50% योगदान जो होता है वो हेरिडिटी का होता है और 50% ही जो उसका योगदान होता है वो इन्वायरमेंट का होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के विकास में ना तो हम वंशानुक्रम को हटा सकते हैं और ना ही हम वातावरण को हटा सकते हैं। तो ये दोनों ही 50% भागीदारी वंशानुक्रम की होती है और 50% भागीदारी वातावरण की होती है। तो उसी के मतलब उसी के अंतर्गत आज जो आपका वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम की चर्चा आज हम करेंगे। कल की क्लास में हम वातावरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वंशानुक्रम को, ठीक? वंशानुक्रम क्या है? तो कोई भी बालक अपने माता-पिता तथा अन्य पूर्वजों के जो भी विभिन्न शारीरिक या फिर मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त होते हैं, वही वंशानुक्रम गुण कहलाते हैं। कौन से? जो बच्चा माँ के गर्भ से जो शारीरिक और मानसिक गुण लेकर आता है, वो बच्चा वंशानुक्रम की वजह से लेकर आता है। तो और ये वंशानुक्रम कहाँ से मिलता है? तो जो माता-पिता होते हैं और जो उनके अन्य पूर्वज होते हैं, उन्हीं उन्हीं से जो गुण प्राप्त होता है, वही आपका कहलाता है वंशानुक्रम। अर्थात जन्म से पूर्व प्राप्त होने वाले सभी गुण जो आपको जन्म से पहले प्राप्त होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? वंशानुगत होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम को व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समूह भी कहा जाता है। तो जो वंशानुक्रम होता है, वो क्या होता है? तो वो व्यक्ति का जन्मजात गुणों का समूह होता है। लेकिन जन्म के बाद जो परिस्थितियाँ इन शारीरिक और मानसिक गुणों के विकास को प्रभावित करते हैं, उन सभी का संबंध किससे होता है? तो उन सभी को ये संबंध जो होते हैं, वो वातावरण से होते हैं। वंशानुक्रम प्रक्रिया के कारण ही मानव को केवल मानव शिशु ही पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मानव को कोई पशु पैदा हो। तो ये जो मानव से मानव की उत्पत्ति हो रही है, पशु से पशु की उत्पत्ति हो रही है, पक्षी से पक्षी की उस उत्पत्ति हो रही है और किसी वनस्पति से वनस्पति की उत्पत्ति हो रही है। तो ये सारे कारण किसके हैं? तो ये सभी वंशानुक्रम के कारण होते हैं, ठीक? आनुवांशिक जन्मजात शक्ति जो कि प्राणी के रूप रंग, उसकी आकृति, यौन, बुद्धि और विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ही निर्धारण करता है। कौन? ये जो वंशानुक्रम होता है, ठीक? ये तो हमने समझा कि वंशानुक्रम है क्या, लेकिन कुछ परिभाषाएं भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा परिभाषाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 परिभाषाएँ दी गई हैं। किसकी-किसकी? एक तो वुडवर्थ की है और दूसरी है जेम्स ड्रेवर की। अब वुडवर्थ का क्या मानना है? तो वंशानुक्रम
उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होता है। यानी कि जब व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है तभी से ये उपस्थित होता है। जन्म के समय नहीं अपितु गर्भाधान के समय अर्थात 9 माह पूर्व से ही उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो जन्म के समय प्राप्त करता है, बल्कि जो वो गर्भाधान से प्राप्त करता है, वो सब क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं, ठीक? ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा मानना है वुडवर्थ का। अब हम देख लेते हैं जेम्स ड्रेवर क्या मानते हैं। तो जेम्स ड्रेवर वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण है। यानी कि जो माता पिता से जो भी शारीरिक और मानसिक गुण बच्चे में यानी कि संतान में हस्तांतरित होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा जेम्स ड्रेवर का मानना है, ठीक। वहीं वी.एन. झा हैं जो कहते हैं कि आनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। वैसे आप इन दोनों डिफिनेशन को याद रखिएगा, ठीक। तो वुडवर्थ के अनुसार आपने देख लिया क्या कि जो व्यक्ति में जन्म के समय से नहीं बल्कि गर्भाधान के समय से उपस्थित होता है वही क्या होता है, वही वंशानुक्रम होता है। वहीं जेम्स ड्रेवर का मानना है कि ये जो माता पिता से उनके शारीरिक और मानसिक गुण बच्चे में हस्तांतरित हो रहे हैं वो किसका परिणाम होते हैं, तो वो वंशानुक्रम का परिणाम होते हैं, ठीक। ये तो हमने इन दोनों की डिफिनेशन देख ली। अब कुछ बातें और हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। क्या कि वंशानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं। वंशानुक्रम के लिए कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं, वो क्या हैं? एक बार हम उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि वंशानुक्रम जन्मजात शक्ति है। क्या है? तो जो वंशानुक्रम है ये जन्मजात शक्ति है। अभी-अभी आपने जो परिभाषा देखा उसमें क्या देखा कि जो गुण बच्चे में गर्भाधान से ही उपस्थित होते हैं। तो जो जन्मजात है ये क्या है? वंशानुक्रम जो है वो जन्मजात शक्ति होती है। वंशानुक्रम विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुणों का समूह है जो जन्मजात होता है। जन्मजात होता है हमने पहले ही देखा, लेकिन है क्या? तो विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुणों का समूह होता है। कौन सा? ये जो आपका वंशानुक्रम होता है, ठीक। वंशानुक्रम गुण प्रत्येक बालक जब जन्म के समय ही प्राप्त करता है, जन्म के बाद नहीं। जन्म के बाद जो वो प्राप्त करता है या अर्जित करता है वो क्या होता है? तो वो आपका वातावरण का परिणाम होता है। लेकिन जो जन्म के समय ही उसके पास होता है, जो जन्म के समय वो गुण लेकर जन्मता है, तो वो क्या होता है? तो वो वंशानुक्रम का गुण होता है। लेकिन जन्म के बाद का जो वो एक्वायर करता है, जो गुण प्राप्त करता है, वो आपका वातावरण के अंतर्गत करता है, ठीक। अभी हम अगली क्लास में वातावरण पर भी चर्चा करेंगे। अगला है कि वंशानुक्रम के द्वारा ही मानव से मानव शिशु पैदा होता है। क्या आपने कभी देखा है ये जो वंशानुक्रम प्रक्रिया है ये किसमें चलती है? तो ये जीव में चलती है। अब चाहे वो जानवर हो तो जानवर में जानवरों का वंशानुक्रम चलता है और पशु पक्षियों में पशु पक्षियों का वंशानुक्रम चलता है। वैसे ही मानव में मानव शिशु पैदा होना ये भी वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है, ठीक। तो जो वंशानुक्रम है वंशानुक्रम के द्वारा मानव से मानव शिशु पैदा होता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मानव ने या किसी मानव ने किसी पक्षी को जन्म दिया है या किसी पशु ने किसी मानव को जन्म दिया है? नहीं। तो ये क्या होता है? ये आपका वंशानुक्रम का ही परिणाम होता है। जो मानव से मानव जन्मते हैं, जो पशु पक्षी से पशु पक्षी जन्मते हैं, ये सारे वंशानुक्रम का ही प्रभाव होता है, ठीक। वंशानुक्रम का मूल आधार गर्भाधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि वंशानुक्रम का मूल आधार क्या है, तो वंशानुक्रम का मूल आधार गर्भाधान होता है।
क्या होता है? गर्भाधान होता है। ठीक। अगला है आपका वंशानुक्रम व्यक्ति के रंग, रूप, आकृति, यौन, बुद्धि और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है। वंशानुक्रम में जैसे रंग का प्रभाव पड़ता है। गोरे माता पिता के बच्चे गोरे होते हैं। सॉरी, ये गोरे माता पिता के बच्चे नहीं, मतलब वंशानुक्रम अगर जैसे दो माता पिता हैं गोरे हैं और उनका बच्चा काला पैदा हो गया, काला इन द सेंस कि सांवला पैदा हो गया, तो आप देखेंगे हम कहते हैं ना कि ये इनके दादाजी या फिर जो परदादा हैं वो उनकी कदकाठी का है या उनके रूप रंग का है। ठीक। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर माता पिता छोटे छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे हों। आपने देखा होगा कि माता पिता छोटे छोटे होते हैं लेकिन बच्चा लंबा हो जाता है। ठीक। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उसमें से कोई लंबा था। तो जो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है वो आपको पता होगा कि 7 पीढ़ियों तक चलता है। ठीक। तो अगर जो माता-पिता के पूर्वज थे, उनमें उनकी किसी भी पूर्वज का आकृति, रूप, रंग, उनका यौन, उनकी बुद्धि, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का निर्धारण होता है पूर्वजों के आधार पर। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर जिनके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो बच्चे पढ़े-लिखे, वो उन बच्चों की बुद्धि भी ना हो। आपने देखा होगा माता-पिता की मानसिक स्थिति ना ठीक होते हुए भी बच्चा अच्छा यानी कि सामान्य बुद्धि का पैदा होता है। ठीक? तो वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलता है? रंग पे देखने को मिलता है, रूप देखने को मिलता है, आकृति देखने को मिलती है, यौन देखने को मिलता है, बुद्धि, शारीरिक और मानसिक क्षमताएँ देखने को मिलती हैं। अगला है वंशानुक्रम गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। यानी कि जो वंशानुक्रम का गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। जैसे कोई भी कार्य अगर होता है तो जैसे माना कि अगर किसी के घर में कढ़ाई की कला हो रही है, ठीक? कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छी कढ़ाई करता है। तो उनके पूर्वजों में कोई करता रहा होगा या फिर उन्हीं से जो स्किल है वो सीख कर उनके होने वाले जो बच्चे हैं उनके, वो भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना कि जैसे इनको ये विरासत में मिली है। तो जो हम कहते हैं कि ये गुण इनको विरासत में मिली है, वो उनके वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ठीक? तो जो वंशानुक्रम गुण होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, ठीक? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी जिनको हमें वंशानुक्रम के बारे में ध्यान रखना है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या आ जाता है आपका? अब थोड़ा-सा इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो हस्तांतरण है, ये कैसे होता है? वंशानुक्रम का हस्तांतरण कैसे होता है? तो निषेचन होता है। निषेचन कैसे? तो जो मादा प्रजनन कोष है और जो नर प्रजनन कोष है। अब मादा प्रजनन कोष में क्या होता है? तो मादा प्रजनन अंग में कोष में अंडाणु मिलते हैं और जो नर प्रजनन कोष है उसमें मिलते हैं शुक्राणु। अब जब इन दोनों का निषेचन होता है तो निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्म बनता है या फिर जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट निषेचन की क्रिया के द्वारा ये संपन्न होता है। अब निषेचन की प्रक्रिया से संपन्न होने के बाद होता क्या है कि आपको पता होगा कि जो एक मानव होता है, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23-23 यानी कि 46 संख्या में कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। अब 23 गुणसूत्र इस जो जाइगोट का निर्माण हुआ है निषेचन के बाद, इसको 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। अब जो ये माता है, इसको भी 23 गुणसूत्र अपने पिता से और 23 गुणसूत्र अपने माता से मिले होते हैं। उसी तरह से ये पिता जो होते हैं, पिता को भी 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र कहाँ से मिलते हैं? तो पिता से मिलते हैं। इस तरह से ये कड़ी चलती रहती है। तो जो गुण 23-23 मिल रहे हैं, उसमें उनके पूर्वजों का भी अंश होता है, ठीक?
तो ये क्रिया कैसे होती है संपन्न? आपने देखा कि जो मादा कोष का जो अंडाणु है और जो पिता नर प्रजनन कोष का जो शुक्राणु है, दोनों का निषेचन होता है। निषेचन होने पर जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट में 23 गुणसूत्र माता से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। तब जाकर इसका जो 46 गुणसूत्र होता है, वो संख्या इसकी पूरी होती है। ठीक? आगे इसी में आ जाता है आपका, अब ये 22 गुणसूत्र तो समान होते हैं। जो माता के 22 गुणसूत्र हैं और जो पिता के 22 गुणसूत्र हैं, वो दोनों एक समान होते हैं, लेकिन 23वें गुणसूत्र में भिन्नता होती है। अब पुरुष में क्या होता है? तो पुरुष में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो XY होता है, लेकिन जो महिला में 23वां गुणसूत्र होता है वो सिर्फ X और X होता है। X का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर XX है तो लड़की होती है, अगर X और Y है तो क्या होता है? तो लड़का बनता है। अब यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से एक लड़का बनता है और किस तरह से एक लड़की बनती है। ठीक? थोड़ा-सा इसे हम अगर ज़ूम करें तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएँगे। ठीक? ये रहा आपका। तो ये माना कि कोई महिला है, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। ये, ठीक? आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो जो एक पुरुष है, पुरुष का जो 23वां गुणसूत्र है वो X और Y दोनों है, ठीक? लेकिन महिला के पास जो गुणसूत्र है वो सिर्फ X और X ही है, ठीक? अब जब X मिले और ये X मिला तो बना 2X हो गया, ये बन गया एक लड़की बन गई, ठीक? लेकिन अगर पुरुष का Y गुणसूत्र मिलेगा और महिला के पास तो X है ही, तो वो उसका X गुणसूत्र मिलेगा, तब बनेगा लड़का। यानी कि लड़का कब बनता है? तो लड़का जब X और Y गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि माता का तो X है ही, माता का जब X गुणसूत्र मिलता है पिता के Y गुणसूत्र से, तब बनती है लड़की। ले लेकिन अगर माता का गुणसूत्र X है ही और पिता का भी गुणसूत्र X मिल गया तो बनती है लड़की, ठीक? तो ये लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है? तो लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्रों से ही होता है। अगर पिता के गुणसूत्र भी X मिले हैं तो लड़की का निर्माण होगा, लेकिन अगर पिता के गुणसूत्र Y मिले हैं माता के गुणसूत्र से तो बनता है लड़का, ठीक? तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि XX मतलब क्या होती है? लड़की होती है और अगर XY गुणसूत्र मिलते हैं तो वहाँ पर पुत्र होता है, यानी कि लड़का होता है, ठीक? अब आगे हम देख लेते हैं, इसे थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं, अदरवाइज़ आपको दिखेगा नहीं, ठीक? अब ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से एक लड़का बनता है और किस तरह से एक लड़की बनती है। अब आपने देखा होगा कि ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। वैसे तो जो बच्चे होते हैं, एक एक ही बच्चा होता है, लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो ये जुड़वा बच्चे होते क्यों हैं? हम इसको भी देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामान्यतः एक गर्भ में एक ही शिशु जन्म लेता है। लेकिन कभी-कभी ये देखा गया है कि एक से अधिक बच्चे का जन्म होता है। इसका कारण भी गर्भाधान प्रक्रिया ही होती है। कैसे? थोड़ा-सा हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सामान्यतः प्रत्येक 28 दिनों में केवल एक ही अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। किंतु कभी-कभी प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध जब किसी कारणवश 2 अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और 2 अलग-अलग शुक्राणुओं द्वारा गर्भित हो जाते हैं, तो बच्चों का वहाँ पर 2 बच्चों का विकास होता है। यानी कि वैसे सामान्य रूप से प्रत्येक 28 दिन में सिर्फ एक ही अंडा परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। लेकिन कभी-कभी किसी कारणवश 2 अंडे जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और वहाँ पर अलग-अलग शुक्राणुओं के द्वारा ये गर्भित हो जाते हैं। तो यह दोनों बच्चे एक ही लिंग या फिर विपरीत लिंग के हो सकते हैं।
ऐसे बच्चों को हम जुड़वा बच्चे कहते हैं। तो जब 2 अंडों ये तो हमने बात की 2 अंडों की, ठीक? अगर जो है 2 अंडा परिपक्व होकर आया है, तब जब 2 बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम जुड़वा बच्चे कहते हैं। लेकिन कभी-कभी सिर्फ़ 1 ही अंडा होता है, उससे लेकिन क्या होता है जो उसमें सेल विभाजन होता है वो 2 हो जाता है। तो ऐसे में भी 2 बच्चों का निर्माण होता है, यानी कि 2 बच्चों का विकास होता है माँ के गर्भ में। तो ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो ये एक होते हैं समरूपी जुड़वा बच्चे और एक होते हैं असमरूपी। समरूपी यानी कि ये दोनों बालक या फिर दोनों बालिकाएँ होते हैं। ये जो समरूपी बच्चे होते हैं, इसमें या तो दोनों बालक होंगे या फिर दोनों बालिकाएँ होंगी, ठीक? अब ये दोनों बालिकाएँ या दोनों बालक जो हैं, दोनों ही समान विशेषताओं वाले होते हैं क्योंकि दोनों का विकास एक ही डिंब में होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोशिकाएँ अलग-अलग विकसित नहीं हो पाती हैं और कोशिका विभाजन जो होता है वो अपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार के शिशु आपस में जुड़े हुए मिलते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी ऐसे समानता तो नहीं देखने को मिलता है लेकिन आपने टीवी वगैरह पर ज़रूर देखा होगा कि 2 व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कहाँ पर गलती होती है? तो ये जब सेल विभाजन होता है, उस समय जब कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, तो ये इनका विकास अलग-अलग नहीं हो पाता और ये आपस में सट जाते हैं। समरूपी जुड़वा बच्चों में ज़्यादातर आप देखेंगे समानताएँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएँ फिर भी पाई जाती हैं। जैसे जन्म के समय भार हो गया और आकार हो गया, इनके स्वास्थ्य में जो समरूपी बच्चों में एक को दूसरे से तुलना करेंगे तो अधिक पोषण प्राप्त होता है और पहला जुड़वा दूसरे की अपेक्षा अधिक स्वस्थ और भार वाला भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक? और दूसरा अंतर हाथ के प्रयोग में पाया जाता है। दोनों बच्चे विपरीत हाथ का प्रयोग करने वाले होते हैं क्योंकि एक ही थैली में विकसित होने के कारण एक शिशु की दाईं और दूसरे शिशु की बाईं भुजा स्वतंत्र होती है। जैसे जब एक ही बच्चा होता है तो उसका दोनों हाथ स्वतंत्र होता है, दोनों भुजाएं स्वतंत्र होती हैं। लेकिन जब 2 बच्चा एक ही थैली में विकसित हो रहा है तो ऐसे में एक बच्चे का दायाँ और दूसरे बच्चे का बायाँ भुजा जो है वो स्वतंत्र होता है और दोनों शिशु गर्भाशय में ही अपने स्वतंत्र दाईं व बाईं भुजा का प्रयोग करते रहते हैं। तो जो विकसित होगा, जिस भुजा का ज़्यादा उपयोग कर रहे होंगे, वो क्या होगा उसी से वो आपको देखने को मिलेगा कि वो उसी हाथ से कार्य करते हैं। अब असमरूपी में क्या होता है? ये तो हमने देख लिया कि समरूपी में। अब असमरूपी की बात करें तो प्रत्येक स्त्री प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक ही परिपक्व जो डिंब होता है उसको उत्पन्न करती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी पाया जाता है कि एक साथ 2 डिंब परिपक्व होकर गर्भाशय तक आ जाते हैं। तब दोनों के निषेचन की संभावना हो जाती है। अगर 1 डिंब आया है तो 1 डिंब का निषेचन होगा, लेकिन अगर 2 डिंब आ गए हैं तो दोनों के निषेचित होने की संभावना रहती है। इनका निषेचन 1 से नहीं बल्कि 2 शुक्राणुओं से होता है। जैसे एक ही शुक्राणु एक डिंब को जो है निषेचित करता है। तो जब यहाँ पर 2 डिंब आए हैं तो इसको 2 शुक्राणु निषेचित करेंगे। जिनमें क्रोमोसोम्स और जीन्स अलग-अलग होते हैं। इसलिए इनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं में भी आपको समानता नहीं मिलती है क्योंकि ये अलग-अलग शुक्राणु से जो है गर्भित हुए होते हैं यानी कि निषेचित हुए रहते हैं। इनका जो लिंग होता है वो समान भी हो सकता है और अलग-अलग भी हो सकता है। तो विकास क्रम में प्रत्येक की अपरा, कोशिका और नाभिनाल सब भिन्न-भिन्न होती है, एक नहीं होती है, ठीक? ये तो हमने बात कर ली जुड़वा बच्चों की। कौन से? समरूपी और असमरूपी। समरूपी में आपने क्या समझा कि जो बच्चे जन्म लेंगे वो या तो बालक होंगे या तो बालिका होंगी। लेकिन असमरूपी में ये दोनों का जो
गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय में दोनों बच्चे होते हैं, ये इनका अलग-अलग जो है विकास होता है। तो इनके क्रोमोसोम्स और इनके जीन्स भी अलग होते हैं। इनका जो मानसिक और जो शारीरिक विशेषता है वो भी अलग होगी। तो क्योंकि इनका जो अपरा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये मान सकते हैं कि 2 माँओं का 2 2 माँ के गर्भ में बच्चे पल रहे हों, ठीक? तो उनमें समानता, असमानता देखने को मिलती है। अब कभी-कभी जब 2 या 2 से अधिक शिशु जन्म लेते हैं तो वो क्या होता है? तो एक समय में अधिक शिशु का जन्म अपवाद है, लेकिन ठीक वैसे तो हम यदि अधिक शिशुओं मतलब 2 से अधिक का जन्म होता है तो उसको हम मल्टीपल बर्थ के नाम से जानते हैं। यानी कि जब कोई माँ 2 से अधिक शिशुओं का को जन्म देती है तो वे कैसे हो सकते हैं, समरूपी जुड़वा या फिर असमरूपी, या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जैसे 3 बच्चों का जन्म होने पर ये तीनों शिशु समान जुड़वा हो सकते हैं। जब डिंब कोशिका विभाजन के समय तीनों की अलग-अलग कोशिका में विभाजन हुआ होता है, जैसे आपने असमरूपी में देखा था, ठीक? तो ऐसे में दोनों में अलग-अलग विशेषताएँ पाई जाएँगी। तो ये हमने थोड़ी-सी बात की जुड़वा बच्चों पर कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कैसे नहीं। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे वंशानुक्रम के नियम की। वैसे तो वंशानुक्रम के कई नियम हैं, लेकिन कुछ नियम प्रमुख हैं, जिसे हमें ध्यान रखना है। अब वो नियम कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजकोष की निरंतरता का नियम। अब ये नियम क्या है? तो इस नियम के प्रतिपादक वीज़मैन हैं। नाम ध्यान रखिएगा, कभी-कभी पूछा जाता है कि बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? तो वीज़मैन ने दिया था, ठीक? उनके अनुसार शरीर निर्माण करने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य में यह हमेशा वंशसूत्रों के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक? और मूल बीजकोष का कार्य उत्पाद कोषों का निर्माण करना है। प्रत्येक बालक जो बीज कोष अपने माता-पिता से प्राप्त करता है, उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है, जिससे एक पीढ़ी का गुण दूसरी पीढ़ी में जाता है। यही तो वंशानुक्रम की विशेषता हमने देखी थी कि एक पीढ़ी का गुण अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है या हस्तांतरित हो जाता है, ठीक? तो ये जो बीज कोष का नियम दिया, वो किसने दिया? तो वो दिया था वीज़मैन ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आधुनिक जो आलोचक थे, उन्होंने वीज़मैन के सिद्धांत को संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि ये वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर रहा था, ठीक? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वंशानुक्रम यानी कि जो बीज कोष की निरंतरता का नियम है, वो किसने दिया? वो वीज़मैन ने दिया। इनके अनुसार प्रत्येक बालक जो बीज कोष अपने पिता से प्राप्त करता है, उससे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, जिससे एक पीढ़ी का जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है। ये नियम किसका है? तो बीज कोष की निरंतरता का नियम है, ये दिया था बीज कोष ने। ये तो पहला नियम है। अब दूसरा नियम हम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, तो इस नियम के अनुसार जैसे माता-पिता होते हैं, संतान भी वैसी होती है। यानी कि अ, इस नियम के अनुसार बुद्धिमान माता-पिता की संतानें बुद्धिमान, साधारण की साधारण और मूर्ख की मूर्ख होती हैं। यहाँ पर दिया गया ना समानता का सिद्धांत, यानी कि माता-पिता के समान संतान। शरीर रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता-पिता के समान होते हैं, लेकिन यह नियम भी अपूर्ण माना गया, क्योंकि देखा गया कि काले माता-पिता के संतान गौरपूर्ण और जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उनकी संतानें जो है बुद्धिमान हैं, या फिर बुद्धिमान माता-पिता के संतानों को मंद बुद्धि का भी देखा गया है। तो इनका ये नियम मान्य नहीं हुआ, लेकिन समानता के नियम में क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे माता-पिता वैसे उनकी संतान, इसकी भी आलोचना हो चुकी है। ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है कि इनका ये नियम नहीं फॉलो होता है,
क्योंकि हमारे आस-पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता-पिता छोटे हैं, बच्चे लंबे हैं, माता-पिता गोरे हैं, बच्चे काले हैं, मंद बुद्धि के माता-पिता हैं, बच्चे बुद्धिमान हैं, या फिर मूर्ख माता-पिता हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान हैं, या बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे मूर्ख पैदा होते हैं। तो ये समानता कहाँ आई? ठीक? लेकिन हमें समानता के नियम में क्या देखना है? समानता के नियम में देखना है कि जैसे माता-पिता वैसे बच्चे। ठीक? ये दूसरा नियम था। तीसरा आ जाता है विभिन्नता का नियम। अब ये विभिन्नता का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार बालक अपने माता-पिता के समान ना होकर उनसे कुछ भिन्न होता है। विभिन्नता यानी कि भिन्नता देखने को मिलेगी। तो इनके अनुसार बालक अपने माता-पिता के समान ना होकर उनसे कुछ भिन्न होता है, तथा एक ही माता-पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग, स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्पष्ट किया कि इस भिन्नता का कारण माता-पिता के उत्पादक कोषों की विशिष्टताएं हैं। एक तो अभी आपने देखा समानता के नियम, लेकिन यहाँ पर हमने विभिन्नता के नियम पर बात की। यानी कि एक ही माता-पिता के दो बालक हैं, तो वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बुद्धि में भी, रंग में भी, स्वभाव में भी, सभी चीज़ों में एक दूसरे से उनमें भिन्नता पाई जाती है। और इस बात का जो सोरेनसन महोदय हैं, उन्होंने प्रकाश डाला इसके कारण पर कि विभिन्नता का कारण माता-पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएँ हैं। उत्पादक कोषों में अनेक जीन्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। ठीक? तो ये किसने बताया? तो ये सोरेनसन ने बताया। ठीक? आपने देखा होगा कि अगर आपके ही भाई-बहन, आप 2 भाई-बहन हैं, तो दोनों भाई-बहन में भिन्नता देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों का स्वभाव, दोनों का रूप-रंग, दोनों की कद-काठी, दोनों के विचार एक हों। नहीं, इन सभी में अंतर आपको देखने को मिलेगा। अंतर तो एक जुड़वा बच्चे में भी देखने को मिल जाता है। ठीक? अगला नियम क्या है? तो अगला नियम आ जाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब ये प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है? तो प्रत्यागमन के नियम के अनुसार माता-पिता से विपरीत गुण संतानों में पाए जाते हैं। इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है कि बहुत प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे से कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता-पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। तो इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि अगर कोई माता-पिता बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो उनके बच्चों में कम प्रतिभा देखने को मिलेगी, यानी कि देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बहुत निम्न कोटि के माता-पिता हैं, तो उनके बच्चों में थोड़े कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण कई हो सकते हैं। क्या? जैसे जब माता-पिता के उत्तम गुणों के जीन्स आपस में मिलते हैं, तो संतान उत्तम गुण के युक्त प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, और जब माता-पिता के सामान्य जीन्स का संयोग होता है, तो सामान्य बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि जो वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, व्यक्त और सुप्त, ये दोनों गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। परिस्थितियों के प्रभाव से कभी ये व्यक्त और कभी ये सुप्त हो जाते हैं। यही कारण होता है कि गुणों का प्रत्यागमन होता रहता है। ठीक? तो ये किसने बताया? तो ये आपका जो सोरेनसन महोदय थे, उन्होंने बताया। अगला नियम क्या है? तो अगला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार माता-पिता के द्वारा अपने जीवन काल में जो अर्जित किए जाने वाले गुण संतान को प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक?
लेमार्क के अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन काल में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, वो उनके संतान द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों में संक्रमित हो जाता है। ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा लेमार्क का मानना है, ठीक? और उन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण देते हुए कहा कि अफ्रीकी जंगलों में अनेक जीव निर्वाह के लिए जिराफ को पेड़ों की ऊंची डालियों से पत्तियां तोड़नी पड़ती थी। इसी क्रम में धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई और ये संक्रमित हो गए। अब इसी कथन की पुष्टि के लिए मैकडूगल और पॉलाव ने चूहों पर और हैरिस ने पतंगों पर परीक्षण कर लिया। किसने? तो मैकडूगल थे और हैरिस थे। इन वैज्ञानिकों के परीक्षणों से ये तो स्पष्ट हुआ कि जीवन रक्षार्थ वातावरण से संघर्ष करने के कारण बीज कोषों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक? जो अर्जित गुण बीज कोषों पर अपना प्रभाव डालते हैं, उनका संक्रमण सच में हो जाता है, ठीक? तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था जिराफ का। अब अगला जो नियम आया वो आया मेंडल का। ये मेंटल है, यहाँ पर गलती से मेंटल हो गया है। तो यहाँ पर है आपका मेंडल, ठीक? इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मेंडल है, ठीक? तो इन्होंने क्या नियम दिया? तो इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। उनका सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का नियम किसने दिया था? तो इन्होंने प्रयोग क्या किया था? मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग अपने बाग में हरी मटर पर किया। इन्होंने कहते हैं, वैसे मेंडल का नियम आपने बहुत पहले से ही सुन रखा होगा, ठीक? तो प्रयोग के लिए उन्होंने 2 प्रकार की मटर ली, एक बड़ी और एक छोटी मटर का चुनाव किया। सबसे पहले उसने छोटी और बड़ी मटर को अलग-अलग बोया। तो छोटी मटर से छोटी और बड़ी मटर से बड़ी दाने पैदा हुए। लेकिन जब छोटी मटर और बड़ी मटर को बराबर संख्या में मिलाकर बोया, तो केवल बड़ी मटर ही पैदा हुई। छोटेपन का गुण सुप्त हो गया, यानी कि गायब हो गया, और बड़ेपन का गुण व्यक्त हो गया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि प्राकृत सदैव सदैव गुण वाली जो अच्छे गुण वाले हैं, उनको बढ़ावा देता है। मटरों के समान मेंडल ने फिर क्या किया? चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया था? ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। उन्होंने सफेद और काले चूहे को एक साथ रखा। इससे जो चूहे उत्पन्न हुए वे काले थे। फिर उसने इस वर्ण संकर काले चूहे को एक साथ रखा। इससे उत्पन्न चूहे काले और सफेद दोनों रंग के हो गए। अब मेंडलवाद के नाम से जाने वाले इस नियम की व्याख्या करते हुए जो वीएन झा थे, उन्होंने लिखा कि जब वर्णशंकर अपने स्वयं के पित्र और मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करता है, तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को ही उत्पन्न करता है, ठीक? ऐसा किसने कहा? तो ऐसा वीएन झा ने कहा। ये मटर और जो चूहे की कहानी है, ये आप सबने सुन रखी होगी और पढ़ भी रखा होगा, ठीक? ये हम बहुत पहले से पढ़ते हैं। तो ये बात किसकी थी? तो ये थी वंशानुक्रम के नियम की बात, या हम बोले वंशानुक्रम के सिद्धांत का जो हाँ, नियम था या फिर सिद्धांत था वंशानुक्रम का। मुझे एक चीज़ आपको सही करवानी थी, क्या थी वो? जब आपने सीडी की, ये आपकी वंशानुक्रम आज समाप्त हो गया। अभी हमें क्या पढ़ना है? तो अभी हमें वातावरण के बारे में पढ़ना है। वैसे एक क्लास में हमारी बहुत लंबी हो जाती क्लास, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में किया। अब आज तो हमने पढ़ लिया है वंशानुक्रम, कल हम देखेंगे वातावरण के नियम को देखेंगे, वातावरण को समझेंगे, वातावरण क्या है और किस तरह से ये व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक? अब हमें एक गलती हुई है हमारी, उसे हमें सुधारना है। तो जब आपने सीडी की पहली क्लास देखी थी, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था। किसका? तो वहाँ पर हमने देखा था ये जो हमारा बाल विकास है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमने चर्चा की थी। तो उस दिन हमने कई बुकों का नाम देखा था। तो उसी में आपका एक था कमेनियस का
कमेनियस की हमने 2 बुक देखी थी। क्या? एक थी आपकी स्कूल ऑफ इन्फेंसी और दूसरी थी ऑर्बिस पिक्टस। तो वहाँ पर जो ये तो आपका सही है, जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी है, इसकी तो जो डेट है वो सही है, कितना 1628। लेकिन जो वहाँ पर हमने ऑर्बिस पिक्टस लिखा है, उसकी डेट 1957 है। तो वो आपके बुक में यही दिया गया है। लेकिन जब मैं कल क्वेश्चन बना रही थी तो मेरा ध्यान इस पर गया कि एक व्यक्ति कैसे इतने दिन तक ज़िंदा रह सकता है? एक तो पहली बात, पहली पुस्तक इन्होंने लिखी 1628 में और दूसरी पुस्तक इन्होंने 1957 में लिख दी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमने नेट पर देखा तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1592 में हुआ था। यानी कि जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी है वो 1628 सही है, लेकिन मुझे लगता है ये गलती से जो ऑर्बिस पिक्टस है वो 1957 गलती से हो गया है, उसे आप 1658 कर लीजिएगा, ठीक? तो यहाँ पर इसीलिए हमने इनके जन्म भी लिख दिया है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनके दोनों बुकों का साथ में सन भी मेंशन कर दिया है। वैसे आपसे सन ना ही पूछा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सन पूछा भी नहीं जाता है, बुकों के नाम ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक बार उसे सही कर लेना है, तो आपने जहाँ पर भी नोट्स बनाए होंगे प्लीज़ उसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा कि जो है ये ऑर्बिस पिक्टस 1657 है, ना कि 1957। आप ही सोचिए कि कोई व्यक्ति इतने दिन तक कैसे ज़िंदा रह सकता है, ठीक? कहाँ ये 1592 में जन्म हुआ था, कहाँ हम इसको 1957 लिखे थे। तो इसे एक बार आप लोग अपनी नोटबुक जहाँ भी नोट डाउन किए होंगे उसको सही कर लीजिएगा, ठीक? तो जो कमेनियस की बुक थी स्कूल ऑफ इन्फेंसी, वो कब लिखी गई थी? तो 1628 में लिखी गई थी और जो ऑर्बिस पिक्टस लिखी गई थी वो 1657 में लिखी गई है, ठीक? अगर आपने पहले दिन ही ध्यान दिया होता तो ये अब तक कब का करेक्ट हो चुका होता, ठीक? तो लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे सन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। आज की क्लास में हमने पूरा जो हमारा वंशानुक्रम था, हमने वंशानुक्रम को समझ लिया है। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कल की क्लास में हम समझेंगे वातावरण के बारे में कि ये वातावरण क्या है, किस तरह से प्रभावित करता है, क्या योगदान होता है और कुछ डेफिनेशंस हैं तो हम उन सबको कल देखेंगे, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। जो ये गलती हुई है इसको सुधार लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपसे पूछा जाता है कभी। वैसे तो आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन फिर भी जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। लेकिन आप इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी कि आंसर ही नहीं देते हैं, ठीक? तो ऐसा मत किया कीजिए। जो क्वेश्चन ना आए आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और उसे तुरंत आप जो है नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप में से जो लोग भी प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं, वो पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें। कुछ नहीं तो लास्ट में मुझे बस यही इतना बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। अगर आप जो है, जैसे मैंने 45 क्वेश्चन करवाए, अगर आप 45 टू 45 कर ले रहे हैं, जैसे मैंने 45 कराया और आपने 45 सही कर लिया, इसका मतलब मुझे अब लेवल बढ़ाना चाहिए, ठीक? अगर आपने 45 में से 40 ही किया, मतलब कि ठीक-ठाक चल रही है, हमारी तैयारी ठीक है। तो जब आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएँगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन नहीं आए आपको, तो फिर एक अंदाज़ा लग जाता है कि अभी हम कहाँ पर हैं। नहीं तो ऐसे क्या होगा, जितना हम पढ़ रहे हैं, मतलब जितना मैं क्वेश्चन जिस लेवल का बना रही हूँ वो तो आपको आ ही रहा है, तो फ़र्क क्या है? आप क्यों पढ़ रहे हैं मुझसे? क्यों सीख रहे हैं मुझसे? तो जब आप एक बार बताएँगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, तो मुझे भी एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, अपनी तैयारी ठीक-ठाक चल रही है, ठीक? तो बस आज के लिए यही रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कल कितने क्वेश्चन सही किए थे। किसी ने भी नहीं कमेंट किया कि हाँ, मेरे इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? तो ऐसा मत किया कीजिए, पैसा नहीं लगता है आपका, पैसा नहीं लगता है।
बस 2-4 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग जाता है अगर आप जो है सवालों के जवाब देते हैं, लास्ट में काउंट करके मुझे बताते हैं कि आपने कितना सही किया, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।